यस क्लास, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे इक्विटी शेयर्स के डीमेरिट्स। एक्चुअली कल हमने क्या किया, इक्विटी शेयर के फीचर्स भी पढ़ लिए थे, तो आज हम करेंगे इक्विटी शेयर के डीमेरिट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझेंगे और प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स को अच्छी तरह से समझेंगे। राइट, आप बहुत बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो कोई नहीं, 2 मिनट में ये भी फिल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स के डीमेरिट्स। हम लोगों ने मेरिट्स भी पढ़ ली, फीचर्स भी पढ़ लिए इक्विटी शेयर्स के। और बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि मैम जब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है टाइम पे, प्रेफरेंस शेयर्स को मिल रहा है और वाइंडिंग अप पे कैपिटल भी नहीं मिल रही है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को मिल रहे, तो हम इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदें, उसको क्या फ़ायदा है खरीदने का। तो बेटा देखो, एक चीज़ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है, वो चीज़ हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि बिज़नेस कैसे फाइनेंस को गेट करता है, और वो इक्विटी के शेयर के थ्रू जब फाइनेंस को गेट करता है तो उसे क्या फ़ायदा है, उसे क्या नुकसान है। यहाँ पर हम एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि जब बिज़नेस इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, पैसे गेट कर रहा है, तो उसको उससे क्या फ़ायदा है इक्विटी शेयर से, अगर वो उस फाइनेंस को अडॉप्ट करता है, उस सोर्स को अडॉप्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे कि इन्वेस्टर क्यों करेगा, इक्विटी शेयर क्यों खरीदेगा, हम लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे इक्विटी शेयर खरीदने में। तो ये वो खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट लेकिन सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाएंगे। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे 12th में, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्स का क्या होता है, कैसे उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, क्या फ़ायदे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें 12th में अच्छी तरह से। तो यहाँ पर तो लिमिटेड जितना हमारा सिलेबस है उतना ही पढ़ेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डीमेरिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर की डीमेरिट क्या है, एक कंपनी के, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस के लिए क्या नुकसान है अगर वो इक्विटी शेयर से पैसे अरेंज करता है। तो सबसे पहले इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो बेटा, हमने एक मेरिट में एक पॉइंट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है बिज़नेस के लिए, मतलब बिज़नेस को इसको लाइफ टाइम तक वापसी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो इस पैसे को लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकता है। लेकिन एक सिंपल सी बात सुनो, अगर कंपनी या बिज़नेस इसको लाइफ टाइम तक यूज़ करती है, मतलब इसको वापसी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब उसको लाइफ टाइम तक डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। चलो एक बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, तीसरी बार तो देना पड़ेगा। मतलब जब तक कंपनी रहेगी एग्जिस्टेंस में तब तक उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। देखो एक सिंपल सी बात नोट करो, अगर सपोज कोई लोन लिया होता तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे होते, और जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस लोन को फटाफट वापसी कर देते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट ना देना पड़े हर साल। बट ये इक्विटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर को कंपनी वापसी ही नहीं कर सकती है, डिविडेंड तो उसको पूरी ज़िंदगी भर तक देना पड़ेगा जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो ये एक तरह की इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब कि जब हमें फ़ंड की ज़रूरत नहीं है तो हम इक्विटी शेयर को वापसी नहीं कर सकते। मतलब कंपनी को अपने पास ही रखना पड़ेगा उस पैसे को, चाहे उसको ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो फ़ंड खाली भी पड़े हैं तो भी रखेगी, और उसके जो रिटर्न में डिविडेंड भी वो हर साल इक्विटी शेयर्स को देगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कोई फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड नहीं है कि जब चाहे ले लिया और जब चाहे हमने वापसी कर दिया। देन सेकंड, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पढ़ चुके हैं हम। इक्विटी शेयर को इशू करने में अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी फॉलोड। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और तभी जाके इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू होता है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, रजिस्ट्रार को डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ी पेमेंट की जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं, सेबी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया जाता है। लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ आती है जो हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में भी पढ़ा थोड़ा बहुत करके, जहाँ पे हमने कैपिटल सब्सक्रिप्शन पॉइंट पढ़ा था और फिर हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पॉइंट पढ़ा था। तो उन दोनों में हमने ये भी पढ़ा था कि एक बिज़नेस ई शेयर से कैसे पैसे अरेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी लीगल प्रोसेस है, बहुत बड़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। जबकि अगर मैं बोरोड फंड पे जाऊँ तो लोन लेना है तो कोई नहीं,
थोड़े से डॉक्यूमेंट जमा कराओ, सिक्योरिटी रखो और आपको लोन मिल जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर बहुत लंबी प्रोसेस है, तो ये इसकी एक डीमेरिट है। देन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट आपके 12th में भी काम आने वाला है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, देखो एक सिंपल सी बात समझो, मैंने आपको कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, equity shareholders are the owners of the company. Because they are the owners of the company, they have right to vote and taking participation in the management of the business. They can take the participation, they can participate in the management of the business. वो decision ले सकते हैं, कंट्रोल करते हैं एक तरह से वो बिजनेस को। अब एक सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। एक कंपनी है, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, पहले से ही इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनी के 10,000 ओनर्स हैं जो कि कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट टाइम बिजनेस को और पैसे की ज़रूरत है, तो अगर वो फिर से इक्विटी शेयर इशू करती है, अगर फिर से इक्विटी शेयर इशू किए 5,000, तो अब कंपनी, ये भी तो कंपनी के ओनर हो गए क्योंकि ये इनके पास भी इक्विटी शेयर्स हैं, तो अब कंपनी के ओनर कितने हो गए? 15,000। इसका मतलब जो कंट्रोल था वो डाइल्यूट हो गया, मतलब वो बट गया। पहले जो 10,000 लोग कंट्रोल कर रहे थे, अब वो 15,000 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो और भी बढ़ते जाएगी, और इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो और ओनर बढ़ जाएंगे, और लोगों का कंपनी पे कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो इक्विटी शेयर में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितने ज़्यादा आप इक्विटी शेयर इशू करते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा ओनर बनते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा ही कंपनी के कंट्रोलर भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जबकि आप बोरोड फंड में जाएंगे, कभी आप लोन लेते हैं, तो लोन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। अगर पैसे की ज़रूरत है, कंपनी ने लोन लिया और टाइम पे उसको वापसी कर दिया, तो वो कोई कंपनी के ओनर तो है नहीं, तो कंट्रोल करेंगे नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम कह सकते हैं बोरोड फंड ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर हमें डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि और भी ओनर्स बढ़े कंपनी के, तो और भी लोग कंट्रोल करने वाले बढ़ें, तो फिर हम क्या इशू करेंगे? इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। तभी ये क्या है, ये इसका डीमेरिट है। यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, पहले 10,000 लोग कर रहे थे कंट्रोल, अब 15,000 कर रहे हैं। और इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो और ओनर बन जाएंगे, तो और ज़्यादा लोग कंपनी को क्या करेंगे? चलाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा लोग कंट्रोल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। वैसे तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। क्यों मैंने लिखा यहाँ पर? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स, चाहे मिस्टर अलग की बुक है, मैंने सिंगला में भी देखा, और मैंने एक और बुक थी, आई थिंक गांधी है, और एक और बुक, उन सब में मैंने नोट किया, उन्होंने ये पॉइंट दे रखा है। हालांकि ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है पॉइंट, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऐसे में क्या हमें पॉइंट करना चाहिए? अगर बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ठीक है, तो फिर कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये कहता है कि रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। अब बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? आप कहेंगे डिविडेंड मिलता है, और मैंने आपको बताया था कि कंपनी की मर्ज़ी है कब डिविडेंड देना है, नहीं देना, कितना देना है, कितना कम देना है, तो ये सब कुछ तो कंपनी डिसाइड करती है, राइट। ये पहले से प्री डिटरमिन नहीं होता। तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी तरफ से ये डीमेरिट बनेगी कि उनको कभी भी रिटर्न एक फ़िक्स रेट पे नहीं मिलता, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर उनको रहना पड़े कि ये समय पे डिपेंड रहेंगे कि पिछली बार हमें इतना मिला तो इस बार भी इतना मिलेगा, तो वो कोई श्योरिटी नहीं रहती है। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं कह सकती हूँ कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डीमेरिट रहती है कि उनको कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये उनकी तरफ से क्या रहेगी? डीमेरिट रहेगी। चलिए, यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर का कंसेप्ट हो गया ख़त्म। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, और आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ओन्ड कैपिटल का सोर्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के मीनिंग सिमिलर हैं।
बस इक्विटी शेयर में हम ये कहते हैं कि इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलते हैं, और प्रेफरेंस शेयर में हम कहते हैं कि इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें इक्विटी शेयर से तो इनका मीनिंग क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। तो ये तो मीनिंग आपको आता है, एक बार पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर से प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, मतलब उनसे पहले डिविडेंड गेट करने का राइट होता है, और दूसरी बात जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, कंपनी ख़त्म हो रही होगी, एट दैट टाइम जब सबको अपने अपने पैसे वापसी किए जाएंगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वापसी किए जाएंगे और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को वापसी किए जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं सिर्फ इक्विटी शेयर से ही कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसे वापसी किए जाएंगे, हालांकि सबसे पहले बोरोड फंड को दिए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे इस चीज़ को शामिल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दो शेयर्स में कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं लिखती हूँ कि प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ द वाइंड अप। जब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट वापसी करने का टाइम होगा वाइंड अप की सिचुएशन में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा अगर हम इक्विटी शेयर से कंपेयर करें तो। अब प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स देखिए, सिंपल सी, अगर हम कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स भी हमें याद हो जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हमें याद है, एक नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर है? नो, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, बट फिर भी हम इसको ओन फंड में लेके चलते हैं क्योंकि ये शेयर्स में आते हैं। और ये क्यों नहीं है, क्या है, तो ये डिटेल का एक बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट है, लेकिन अभी आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, क्योंकि दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स तो उनको वोटिंग का भी राइट नहीं है, उनको पार्टिसिपेट करने का भी हक नहीं है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। जबकि इक्विटी शेयर ओनर थे, वो पार्टिसिपेट भी करते थे, वोटिंग राइट्स भी उनको था। सेकेंड थिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमने, इक्विटी शेयर्स में हमने ये पढ़ा कि इनके डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, अगर कुछ बच गया तो इनको मिल जाएगा, और वैसे भी एक कंपनी पे डिपेंड होता है कि इनको इनका डिविडेंड दे या ना दे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इनका डिविडेंड फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ही इनका परसेंटेज लिखा होता है, लाइक इनके आगे क्या लिखा होगा, लाइक 9% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर हैं जिनको 9% डिविडेंड मिलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको 10% डिविडेंड दिया जाएगा हर साल। इसका मतलब परसेंटेज फिक्स है, इनका डिविडेंड फिक्स है, लेकिन इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं था, राइट। चले अब एक बार हम इसके क्या पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट enjoy द वोटिंग राइट्स बिकॉज दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर नहीं हैं तो वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलेगा। दे गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, अभी हमने पढ़ा फिक्स रेट जो कि उनके नाम के आगे लिखा होता है। नो सिक्योरिटी, ये दोनों शेयर की ही फीचर्स हैं, इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती। सिक्योरिटी में जैसे सपोज़ आप कहीं से बोरो करते हैं लोन, तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है ना, कोई इतना तो नहीं आपको इतना पैसा दे देगा वो भी बिना कुछ गिरवी रखे सामान को, तो इसमें कोई सिक्योरिटी देने की, आपको हर एक फंड में सिक्योरिटी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन शेयर्स हैं जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें आप फाइनेंस को गेट कर सकते हैं बिना एसेट को सिक्योर रखे। देन हाइब्रिड सिक्योरिटीज़, हाइब्रिड सिक्योरिटी इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ शेयर्स प्लस बोरोड फंड, या फिर मैं डिबेंचर्स भी कह सकती हूँ। तो अभी डिबेंचर्स हमने नहीं समझा, तो आप बोरोड फंड एक बार समझ लीजिए, तो कि ये बोरोड फंड का मिक्सचर है। देखो बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तो शेयर्स तो हैं, तो हम ये कह सकते हैं शेयर्स हैं। तो क्या इनको रिटर्न क्या फिक्स मिलता है? हाँ, इनको फिक्स रिटर्न मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, जो फिक्स रिटर्न मिलता है वो हमेशा बोरोड फंड में ही मिलता है।
मतलब अगर मैं किसी को लोन देती हूँ तो फिर वो मुझे इंटरेस्ट देगा, और वो मैं इंटरेस्ट भी प्रीफिक्स करूँगी कि येस मैं आपको लोन दे रही हूँ, आप मुझे 10% इंटरेस्ट दे देना या फिर 5% इंटरेस्ट दे देना। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हालांकि सारे के सारे फीचर शेयर्स के हैं, लेकिन एक फ़ीचर इसमें बोरोड फंड का भी है, जिसमें यहाँ पर इनको क्या मिल रहा है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, हर साल डिविडेंड मिलता है। तो फिक्स्ड शेयर्स, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये दोनों का एक तरह से मिक्सचर कह सकते हैं। शेयर्स की तरह क्वालिटी भी है इनमें, और बोरोड फंड की तरह इनको फिक्स्ड डिविडेंड भी मिलता है। तो आपका कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से शेयर्स हैं जो जिसमें हाइब्रिड फीचर पाया जाता है। तो फिर वो हाइब्रिड फीचर मतलब मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, तो दो थिंग्स का मिक्सचर है, शेयर्स का भी और बोरोड फंड का मिक्सचर है। तो वो कौन से ऐसे फाइनेंस के सोर्स है, तो वो है प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पर दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, राइट। तो ये थे सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। तो इसके बाद हम इसके करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझना है। कुछ नहीं समझ आया तो डाउट में कमेंट में डाउट पूछना है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं क्लिक करा, पूछिए बेटा। पूछने से मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होके मिलेंगे, राइट। चलिए, अब आज की वीडियो बस यहीं तक। पसंद आए तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, एंड लास्ट में हमेशा कहती हूँ दैट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।